बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं, यानी कि अकाउंटिंग फॉर द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ये टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज होंगे। इसमें बहुत सारी बातें जो हैं उसका ताल्लुक सिंगल एंट्री सिस्टम से, उसमें आपने जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, क्लोजिंग, एडजस्टमेंट्स कुछ की उनसे है। और ये एक टॉपिक थोड़ा सा आम टॉपिक से इसलिए हट के होता है कि यहाँ पर एक छोटा सा चेंज आता है। मीन हम यहाँ पर चीज़ों की खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे होते, इससे छोटा सा एक फ़र्क आता है। कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप इसके ख़ास हिस्से पर फोकस करें तो ये बहुत बाखूबी आपको समझ में आ सकता है और कोई मुश्किल बात नहीं होती। अब तो कोई मुश्किल चीज़ होती ही नहीं है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, प्लानिंग से चलें तो ठीक हो जाएगा। अब हम इस चैप्टर को आगाज़ करते हैं, देखते हैं कि इसमें अब कौन सी चीज़ क्या है, कैसे लेके चलते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो बेटा आए चलते हैं चैप्टर की तरफ और फिर देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती है, किस चीज़ की क्या मानी है, इसकी क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कौन सा हिस्सा इसका ज़रूरी है, और फिर आप सवाल करने की पोजीशन में आ जाते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, कंसर्न इदारे को बोलते हैं। इदारे या ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है जी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ट्रेडिंग कंसर्न्स बोलते हैं। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेडिंग कंसर्न्स बोलते हैं। दूसरी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स बोलते हैं। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स बोलते हैं। अब यहां पे मैंने कुछ डिस्टिंक्शंस के पॉइंट लिखे हुए हैं जी। प्रॉफिट वालों का क्या इशू होता है? सबसे पहली चीज, क्योंकि ट्रेडिंग की बात हो रही है फिलहाल, द डील्स इन बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स। ये चीजें खरीदेंगे भी, बेचेंगे भी, हो सकता है मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो। दे बाइंग, दे बाय एंड सेल द गुड्स, और दे मैन्युफैक्चर और सेल द गुड्स। ये प्रॉफिट मेकिंग। बट द नॉन प्रॉफिट मेकिंग बेसिकली दे डू नॉट बाय एंड सेल द गुड्स, एक्चुअली they work for the welfare, so they do not buy or sell the goods. अब आस्ता आस्ता हम आगे चलेंगे और आपको बातें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। The main object to earn the profit, इनका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ये कायम ही प्रॉफिट कमाने के लिए किए जाते हैं। एंड देयर मेन ऑब्जेक्ट इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, इसका मेन मकसद नफा कमाना नहीं होता। तो फिर क्या है? दे डू नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, इनका सोसाइटी की वेलफेयर से, फलाह बहबूद से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, दे वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने फलाह बहबूद के लिए काम करना होता है। अब आप जब इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको ये चीज समझ में आना शुरू हो जाएगी कि ये किस तरीके से काम करते हैं। अब जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पेल लिमिटेड है, पैकेजेस लिमिटेड है, एमसीबी है, ये वो इदारे हैं जो मुनाफा कमाने की गर्ज से काम करते हैं। और दूसरी जानिब अगर आप देखें, मतलब जनरल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट लेवल पर है, ट्रस्ट है, जामिया शफिया है, फातमीद फाउंडेशन है, ईदी वाले हैं, इस तरह बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। दे डू नॉट वर्क फॉर द प्रॉफिट एंड द मेन ऑब्जेक्ट इज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और मेंबर्स। फिर देख लें, रिवाइज करते हैं भाई, कितने इदारे हैं? दो, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग क्या करेंगे? दे बाय एंड सेल द गुड्स। नॉन प्रॉफिट क्या करेंगे? दे डू नॉट बाय और सेल द गुड्स। दे वर्क फॉर द प्रॉफिट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न द प्रॉफिट, एंड द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। They work in trading concerns, they work they do not work for the welfare of the society, and non-trading concerns work for the welfare of the society. अब आप देख रहे हैं इसमें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत से ऐसे हैं, मसाजिद आप देखते हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस देखते हो, और इसमें वो तमाम इदारे हैं जो मैंने नाम लिखे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बस ये काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि एक दफ़ा बोर्ड में सवाल आ गया था कि जी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स की एग्जाम्पल्स दें।
गेव द 2 or 3 एग्जांपल ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, तो अक्सर बच्चों को इस तरह याद नहीं होती, तो इस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हैं। ये आपके पास 2 मेन पॉइंट्स हैं जो आपके सामने आ गए। अब इनमें एक छोटी सी, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने करना है अकाउंटिंग करनी है फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, इसलिए हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से हटकर हम जरा ट्रेडिंग कंसर्न की तरफ स्विच हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, बड़े अहम है। पहला ऑब्जेक्टिव ही था। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। और दूसरा क्या था? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और मेंबर्स। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, आपने सोल ट्रेडरशिप के भी सवाल किए होंगे, देखा होगा कि वहां जब प्रॉफिट आता है पार्टनरशिप में, आपने मैथमेटिकली यानी कि मैथमेटिक्स में पार्ट 1 में पढ़ा होगा, जब पार्टनरशिप में कोई प्रॉफिट आता है तो वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय सम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स और उनके कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। लेकिन यहां पर आप इसको मेंबर्स में तकसीम नहीं करते, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, आप नहीं देते, आप इसे रिटेन करते हैं, आप इसे रख लेते हैं। किस लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और द पर्संस और द मेंबर्स और एनी अदर थिंग लाइक दैट। आप इसको लिए दूसरे लोगों के लिए, इसकी मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पैसे को जो बच जाता है आप उसे उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अमंग द पार्टनर, अपना मेंबर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट आप नहीं करते। अब मैनेजमेंट इसकी कैसी होती है? इसकी मैनेजमेंट में ट्रस्टीज मौजूद हैं, गवर्निंग बॉडीज होगी या कोई कमेटी बना दी जाएगी। ये अक्सर एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाता है, तो इनमें से एक ऑप्शन जरूर मौजूद होती है, तो आप उसको वहां पे टिक कर सकते हैं कि इसकी गवर्निंग बॉडी कैसी होती है, इसे कौन चला रहा होता है। तो उसमें ट्रस्टीज हैं, गवर्निंग बॉडीज हैं इनकी, और कमेटी को बनाई जाती है जिसके तहत इनके अपने बाई लॉज होते हैं, इसका लॉ बनाया जाता है जिसके तहत ये काम होता है। जी, अब हमने इस बोर्ड पे अभी तक जो सीखा, एक तो पहली बात देखी हमने कि हमारे पास ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स का डिफरेंस देखा। दूसरी चीज हमने उसकी डेफिनेशन देख ली, और ये डेफिनेशंस के पॉइंट्स हैं। अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न का पूछता है तो आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, अगर वो नॉन ट्रेडिंग का पूछता है तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं। ये 2 डेफिनेशंस मुकम्मल हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले तो आप ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें, बहुत हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ये करता है कि नहीं, अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि नहीं, और मैनेजमेंट इसकी कौन है। ये 3 पॉइंट बहुत अहम है। अब इसमें मजीद और बातें क्या हो सकती हैं, या हमें किन चीजों को फोकस करके आगे चलना है बेटा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। तो वहीं चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग का जो एक मकसद होता है कि हम अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं, ये बहुत अहम चीजें हैं अब आपके सामने। अब आपने इन चीजों को जरा फोकस करना है, देखना है, ताकि हम फिर एक आस्ता आस्ता इनमें कुछ चीजें जानने के बाद हम उसी तरह न्यूमेरिक की तरफ चल पड़े, जिसे हमने अक्सर हम न्यूमेरिक की तरफ आ जाते हैं थ्योरी मुकम्मल करने के बाद। लेकिन बेटा याद रखिएगा, ये तमाम चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। समटाइम आप सोचते हो कि ये छोड़ो यार, ये शुरू के लेक्चर्स हैं, ये तो ऐसी होगी, थ्योरी है। नहीं, उस थ्योरी में कई बातें ऐसी बताई जा रही होती हैं जो वो बच्चा इसे गौर से सुनता है और फिर नोट भी कर लेता है, वो उसके साथ मदद लेते हुए एक न्यूमेरिक, अच्छा न्यूमेरिक कर सकता है। और ये भी कोई ऐसा नहीं है कि गैर अहम उसका कोई सवाल नहीं है, ये भी एक अहम अच्छा सवाल है। एक तो इसमें नॉलेज बहुत है, आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं अगर आप सीखने को हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं। इसलिए इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को हैं। आप बैलेंस शीट भी बनाएंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस की तरह एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाएंगे, आप एडजस्टमेंट्स को भी एडजस्ट करेंगे, आप ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना के देखेंगे, क्लोजिंग भी बनाएंगे। और जब बैलेंस शीट टैली, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना उसमें, जब बैलेंस शीट टैली हो जाए बड़ी खुशी होती है। ये इस तरह का चैप्टर है, तो आप इसको जब करेंगे तो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करने लगे? मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। बेटा यहां पर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जा रहा होता है। अब डबल एंट्री सिस्टम आप जानते हैं, द सिस्टम इन विच बोथ द चेंजेस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक तो ये बात तय हो गई, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जा रहा होता है। दूसरी बात, ये एक्रूवल बेस होता है। अब एक्रूवल में और कैश दो चीजें होती हैं, एक होती है कैश बेस अकाउंटिंग, एक होती है एक्रूवल बेस अकाउंटिंग। एक्रूवल में क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ द अकरेंस। मतलब जब वो हो गए तो रिकॉर्ड हुआ,
लेकिन बेटा कैश बेस में क्या होता है कि वो उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं होंगे जब तक वो एक्चुअली पे नहीं होंगे, जब तक वो एक्चुअली अदा नहीं किए जाएंगे, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, कैश बेसिस। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसी कोई चीज हो गई, अभी आपने कैश में अदा नहीं की लेकिन उसकी अक्रंस हो गई, तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसे बोलते हैं एक्रूअल बेस। क्या बोलते हैं जी, एक्रूअल बेस। अब इससे हम बनाएंगे क्या, या इसमें एक और चीज हमें अवेलेबल होती है, सबसे अहम चीज, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है इसका, दैट इज कॉल्ड रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आपके देखिए इसमें जितने न्यूमेरिक्स आते हैं आपके लेवल पर, अभी तक जो न्यूमेरिक आते हैं आईकॉम में जो आते हैं, उसमें सारे सवालात जो हैं उनका आगाज जो है वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से होता है। इसलिए अगर आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे ग्रिप है, अगर आप इसको अच्छी तरह समझते हैं, आप इसके तमाम मसले मसाइल जानते हैं, तो आप इसे बाखूबी कर लेंगे, आप इसे बाखूबी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनके वो तमाम मसले मसाइल नहीं जानते, आपको समझ नहीं आएगी जिसे, तो आपके लिए बेटा सवाल करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और आप कंफ्यूज होंगे। इसके अलावा इसका सवाल ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में भी आ सकता है, ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ कैश बुक भी आ सकती है। तो हमें जो सवाल बेसिकली यहां दिया जाता है, जो इसका स्टैंडर्ड हमारे आईकॉम में जो आ रहा होता है, उसमें क्या होता है, यहां में कैश बुक दी जाती है जो रिसीट्स एंड पेमेंट की फॉर्म में होती है। अब ये मैंने क्या बोल दिया, मैंने सही बोला, हम आपको इसको बाद में जाके बताएंगे। एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है जो कैश बुक की तरह का होता है, उसके बाद इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, उसी तरह की हैं, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, उसको हम लेके चलेंगे और फिर इसको हम फॉर्म करेंगे। लेकिन बात याद रहे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के तमाम फीचर्स कैश बुक से मिलते हैं। अब आपके दिन में आ रहा होगा सर क्या है, बता भी दें कैसे होता है। बेटा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये एक समराइज्ड कैश बुक है फॉर द गिवन पीरियड। तो सर कैश बुक क्या थी, कैश बुक जो है दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर द मंथ ओनली, दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर द मंथ ओनली। लेकिन जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है दिस इज फॉर द होल ईयर एंड इट कंप्राइजेस द ऑल द मेन हेड्स, दोज आर गिवन इन कैश बुक। कैश बुक में मसलन आप जनवरी में कैश बुक बना रहे थे, आपने एक सैलरी पे की 10,000, आपने फरवरी में कैश बुक बनाई, सैलरी पे की 10,000, तो टिल दिसंबर तक आपने बेटा 12 सैलरीज, 12 दफा सैलरीज की पेमेंट की। अब मैं वहां पर 10,000 को सबको अगर जमा करूं तो मेरे पास जो सारी सैलरीज की अमाउंट बनेगी, एग्रीगेट अमाउंट बनेगा, दैट इज 1,20,000। तो जो रिसीट्स है पेमेंट अकाउंट होगी, ये मेन हेड्स की समरी को रिप्रेजेंट करेगी कि ऐसे अखराजात जो साल में कई बार हुए वो उनको समराइज करेगी, आपको बता देगी। एक तो ये बात, एक और बड़ी अहम बात, रिसीट्स है पेमेंट अकाउंट में आपके पास 2 डेट्स होती हैं सिर्फ, एट द स्टार्ट एंड एट द एंड। बट इन द कैश बुक यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल द डेट्स ऑफ द मंथ। आपने बनाई होगी पार्ट 1 में, आपको पता होगा कैश बुक, चाहे वो सिंगल 3 कॉलम, डबल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक थी, आपने बनाई होगी, तो उसमें आप सारी डेट्स लिखते थे। लेकिन बेटा जब ये सवाल आपके सामने आएगा तो ये अब आपको 2 डेट्स नजर आएंगी, एक स्टार्ट पे और एक एंड पर। अब आपके जहन में एक सवाल चल रहा होगा, सर ये कैसे हो जाता है, तो ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा ये कैसे हो जाता है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी बात, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट यहां बनाया जाएगा। अब ये भी एक सवाल है, सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही क्यों बनाया जाएगा, इसका भी जवाब दूंगा मैं आपको, अभी दूंगा, इसके नेक्स्ट बोर्ड पे जाके आपको जवाब मिल जाएगा। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम यहां बनाएंगे जो कि कैश बुक की तरह का होगा। अब आगे देखें, उस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से, देखिए ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है, इससे हम बनाएंगे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ, ये एक नई चीज आ गई ना, पहले आप बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पहले बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या बनाएंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास इनकम है और एक्सपेंसेस हैं, इनकम होगी और एक्सपेंस होगा, यानी कि हम इनकम जनरेट करेंगे, उसके अगेंस्ट कुछ एक्सपेंस करेंगे, और वो एक्सपेंस जो है हम क्योंकि फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम उसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब बेटा ये इनकम एक्सपेंडिचर जब हम अकाउंट बनाएंगे, इसकी 2 मेन एलिमेंट हैं, एक्सपेंसेस और इनकम। याद रहे मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत, किसके तहत, मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत इनकम शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू। अब बेटा ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, फाइनल अकाउंट में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा बता देता हूं आपको मजीद। देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट में अगर इनकम आपके पास 12 महीनों की है
तो एक्सपेंस भी 12 महीनों का होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा, अगर एक्सपेंस 12 महीनों का है तो इनकम भी 12 महीनों की होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। 12 महीने क्यों कह रहे हैं सर आप? भाई हमने अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो नॉर्मली हम जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो 1 साल के अरसे के लिए बनाते हैं, कम भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन जितने अरसे के लिए भी आप बनाएं, मैचिंग कॉन्सेप्ट उसको मैच करके दिखाएगा, इसलिए यहां जरूरी है। अब इसी वजह से आपके पास जब हम मैच कर रहे होते हैं एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड, एक्रूड का। सर ये हमें भूला हुआ है सर, याद नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये भी मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। आप बस इतनी बात याद रखें, अगर आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं 12 मंथ्स का, तो एक्सपेंसेस भी 12 मंथ्स के होने चाहिए। अगर मैं यहां एक्सपेंस लिख देता हूं 8 मंथ्स के, तो आप क्या करेंगे इसको 12 मंथ तक लाने के लिए? भाई इस तक लाना है ना, ये बेस है, इसमें कितने ऐड करूं? जी बिल्कुल, इसमें मैं 4 महीने ऐड करूंगा। इसका मतलब है जब आप ऐड करेंगे, इसको आप पार्ट 1 के हिसाब से जानते थे कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जी, ऐड कर दें। अगर ये इनकम होती, इसी तरह मैं आपको इनकम में दिखाऊंगा तब भी मैं ऐड ही करूंगा, तो वो एक्रूड इनकम बन जाएगी। वहां पे आपको याद है, आपको याद करवाया जाता है कि जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, एक्रूड इनकम ऐड होती है, प्रीपेड लेस होते हैं, अनअर्न्ड लेस होते हैं। रीजन ये है। अब इधर चलते हैं, मैं आपको एक अनअर्न्ड की एग्जांपल देता हूं। फर्ज किया मेरे पास इनकम है 18 मंथ्स की, अब होनी कितनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, मैंने यहां का बनाना है ना, तो कितनी ज्यादा है, इसमें 6 मंथ की इनकम ज्यादा है। क्या करें, लेस कर दें, ये कितना हो गया 12, और ये भी कितना हो गया था 12। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली अ मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो आप इस तरीके से अपने इनकम या एक्सपेंस को मैच करते हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम और एक्सपेंस, उसके मुताबिक आप मैच करते हैं, और जो टाइम पीरियड आपका रिक्वायर्ड होता है इनकम एक्सपेंडिचर के लिए, जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस के लिए, आप उसके मुताबिक उसे मैच कर देते हैं। नहीं जी, अब ये सर आपने नई बात बता दी, पहले तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, अब यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बता रहे हो, तो क्या इसमें प्रॉफिट और लॉस आएगा? नहीं, यहां प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा। यहां पर जो इसका रिजल्ट है, उसका एक रिजल्ट, उसे हम बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस कब होगा? जब इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंसेस से, यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये मैंने आपको एक टर्म की डेफिनेशन भी बता दी कि सरप्लस क्या होता है, सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो दूसरा रिजल्ट क्या होगा बेटा? डेफिसिट। दूसरा क्या होगा? डेफिसिट, जिसे आप लॉस समझते थे, ये हम यहां पे डेफिसिट बोलते हैं। ये क्या होगा? ये इसके रिवर्स होगा। इसमें क्या होगा? एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन द इनकम। इसमें एक्सपेंस ज्यादा हो जाएंगे और इनकम कम हो जाएगी। अब वही एक बहुत बात आपके जहन में आ रही है, सर वो तो प्रॉफिट जो था वो कैपिटल में जाता था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सरप्लस हम लेके जाएंगे और इसे ऐड करेंगे। यहां पे मैं बेटा कैपिटल नहीं बोलूंगा, इसे बोलूंगा कैपिटल फंड, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन को चेंज कर देगा ना। कैपिटल में था ओनर्स इन्वेस्टमेंट, यहां तो ओनर कोई भी नहीं है। अभी आपके पिछले बड़े बात हुई, तो सारे मेंबर्स हैं, सबने पैसा इकट्ठा किया होता है, पूल दे रिसोर्सेस, अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं और फिर वो लेके चलते हैं। तो वैसे भी हमने एक चीज और पढ़ी थी कि यहां प्रॉफिट मेंबर्स को नहीं दिया जाता, तो हम क्या करेंगे, यहां पे कैपिटल लिखा ही नहीं, जब किसी ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की तो वो किसी प्रॉफिट का हकदार भी नहीं है। तो ये ऐड होगा और ये सेम लेस होगा कैपिटल फंड से। बेटा ये सारी बातें मैं इससे आपको छोटी बताता जा रहा हूं, एक हल्का सा ना इमेज बन जाता है, खाका सा बन जाता है आपके जहन में, और फिर आप उस पर आगे पूरी फाउंडेशन क्रिएट कर देते हैं कि हाँ अच्छा ऐसा है, यूं करना है, ऐसे करना है। तो एक आइडिया हो जाएगा आपको कि हम पूरे चैप्टर में करने क्या वाले हैं, ऐसे करेंगे। एडजस्टमेंट भी पुरानी है, सारी चीजें पुरानी है, नहीं आती तो आ जाएंगी, आपको सिखा दिया जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं, यानी कि जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट पहले बना लेते थे, तो बेटा यहां बनाएंगे हम बैलेंस शीट। अब यहां पे उसी तरह
सिंगल एंट्री कन्वर्जन में और सिंगल एंट्री में आप बैलेंस शीट्स दो बनाते थे, तो एक यहां बनाई जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट। कैसे बनाई जाएगी ये भी आपने सिंगल एंट्री में पढ़ा होगा। ये बनाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, या आप इसे समझते हैं लास्ट ईयर एसेट्स और लास्ट ईयर लायबिलिटीज। और ये बात भी आप जानते हैं कि जब लास्ट ईयर की कोई चीज होती है वो ऑलरेडी एडजस्टेड होती है, उसमें मजीद कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। ये आपने सिंगल एंट्री में सारी चीजें सीखी हैं। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद जो हम बनाएंगे उसे कहते हैं बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। अब क्योंकि यहां पर हमने उसी तरह कैपिटल ढूंढना होता है, इससे मैंने जो है ओपनिंग में ऐसा लिख दिया कि ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज हमें मिलेगा कैपिटल, जिसे हम कैपिटल नहीं बोलेंगे उसे बोलते हैं कैपिटल फंड। ये हल्का सा मैंने आपको व्यू दे दिया। अब फिर देख लेते हैं इस पे मेंटेनेंस अकाउंट्स में आपके पास क्या चीजें हैं। एक तो आपके पास डबल एंट्री सिस्टम है, एक्रूअल बेस, उसके बाद हमें एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट मिलेगा, उससे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंसेस और इनकम, उसके बाद रिजल्ट्स, सरप्लस और डेफिसिट, और उसके बाद बैलेंस शीट। नहीं जी, इस बोर्ड पर अभी इतना ही। अब चलते हैं इसे नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं इसमें और मजीद क्या क्या चीजें हमारे सामने आ सकती हैं, ताकि हमें काफी हेल्प मिल जाए अपने चैप्टर को तैयार करने में और अपने न्यूमेरिक के लिए। तो आए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। नहीं जी, अब एक अहम चीज जहां से आपको ये पता चलना शुरू होता है कि सवाल किया किस तरह जाएगा, जो बच्चों का कंफ्यूजन एरिया शुरू है वो यहां से होता है। यहां पे ना सोर्सेज ऑफ इनकम हैं जो थोड़े से हट के होते हैं, चेंज होते हैं जरा नॉन ट्रेडिंग में। और अगर आप इनको एक दफा फोकस कर लें, क्योंकि ट्रेडिंग कंसर्न में क्या था, दे आर वेरी सिमिलर, एक जैसे थे, मीन एक ही था, बल्कि समझ लें आप क्या था जी, सेल्स आपने की, रिकॉर्ड की, और कोई 4-5 आपके पास अदर इनकम्स होती थी। अब यहां पर सोर्स ऑफ इनकम कुछ ज्यादा होते हैं, तो उनको जरा अंडरस्टैंड करने में, उन्हें समझने में, उनको मेमोराइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से आपको टेंशन होती है कि यार ये कहां से आ गया, कहां से आ गया। तो एक दफा एक लिस्ट बना लें और फिर उसको देख लें, मेमोराइज कर लें, या उस लिस्ट को सामने रख के कुछ सवाल पढ़ के देख लें, आप इजीली कर लेंगे। लेकिन जी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होता है, आप ज़हन में रखिएगा, आप एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसमें आपने हॉस्पिटल भी देखे हैं गवर्नमेंट लेवल पर, मेयो हॉस्पिटल है, जामिया शफिया है, मसाजिद हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है, जब आप पहली दफ़ा वहाँ जाते हैं या जब कुछ पे करते हैं, तो नॉर्मली वो किस फॉर्म में करते हैं और क्या पे कर रहे होते हैं, उस पर मैं ये बात करने जा रहा हूँ। तो आप देखते रहिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। जी सबसे पहले जब आप किसी जगह पे जाते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, तो आप एक फी पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंट्रेंस फी। फिर एडमिशन फी। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होते हैं तो यू हैव टू पे सम अमाउंट एज ए एंट्री फी, ये वो चीज आ गई। उसके बाद एडमिशन फी, आपने एडमिशन फी दी। उसके बाद जब आप एडमिशन हो जाता है आपका, तो देन यू विल पे रजिस्ट्रेशन फी।
आप रजिस्ट्रेशन फी देंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन फी देते हैं देन यू बिकेम द मेंबर। मेंबरशिप फी, मेंबरशिप फी, जब आप मेंबर बन जाते हैं तो फिर आप सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। सब्सक्रिप्शन इज पेड बाय द मेंबर क्वार्टरली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव, या फिर वो लाइफ मेंबरशिप फी देते हैं, या फिर वो लाइफ मेंबरशिप फी देते हैं। इसी तरह एक और इसका फेज शुरू हो जाता है जिसमें हम डोनेशन देते हैं, ज़कात, चैरिटी, एक फेज और है जिसमें हम कुछ फंड्स क्रिएट करते हैं, और वो फंड जब जनरेट किए जाते हैं तो वो एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है। लाइक ज़कात फंड है, एंडोमेंट फंड है, ज़कात फंड, एंडोमेंट फंड, स्पेशल फंड हो सकते हैं। इसी तरह कुछ स्पेसिफिक किस्म की आपके पास डोनेशंस आती हैं, मसलन डोनेशन फॉर बिल्डिंग लेगेसीज, विरासत, जो आप कह जाते हैं कि इतने पैसे फलाने को दे देना। बेटा ये कुछ मैंने आपके सामने कुछ सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत मैक्सिमम है। अगर आपको ये मेमोराइज हो जाते हैं तो समझ लें यही आपको नजर आएंगे, और यही ज़्यादातर आपको ज़्यादातर सवाल में मिलते हैं जिससे आप अपना सवाल सॉल्व करते हैं। अब छोटी सी बात यह है कि ये सब सोर्स ऑफ इनकम जो है, मसलन आप किसी मस्जिद में जाते हैं, आप चैरिटी वैरिटी देते हैं, छोटा मोटा कोई पैसा देते हैं, तो वो आप उसे किस फॉर्म में देते हैं? कैश की फॉर्म में देते हैं। आम लोग किस फॉर्म में दे रहे होते हैं? कैश की फॉर्म में दे रहे होते हैं। दैट्स इज व्हाई यू फर्स्ट ऑफ ऑल द बुक which those or such type of the institutions maintain, and that is known as receipts and payment account। ये इसमें receipts and payment account में इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब receipts and payment account क्या था सर? एक तो ये समराइज्ड कैश बुक है, और ये रिसीट्स इसकी डेबिट साइड पे होंगी, पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे होंगी। स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस एंड एंड्स with closing balance। ये मैंने आपको एक कुछ मेन बातें इसकी बता दी हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एक तो कैश की ट्रांजैक्शन सारी रिकॉर्ड की जाएंगी, सारी चीजें कैश पे आती हैं, और उसके बाद ये समराइज कैश बुक है, रिसीट्स डेबिट साइड पे आएंगी, पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे आएंगी। अब जाहिर है ये किस तरह की होती हैं, क्या होती हैं, इस पर मजीद बात हो सकती है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और ये जो कैश बुक है ये स्टार्ट होती है या तो ओपनिंग बैलेंस होता है या एंडिंग बैलेंस होता है। एंड ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस से शुरू होगा, अगर एंड होगा तो एंडिंग बैलेंस पे, और कैश का बैलेंस कहलाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको आपके किसी सवाल को या नॉन ट्रेडिंग के सवाल को करने में आपको मदद देंगी। देखें, जो मेंटेनेंस अकाउंट से हम निकले थे उसमें एक अहम चीज थी हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अगर वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आप रिकॉर्ड कर लेते हैं सही, आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को सही तरह समझ आते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उससे अपना सवाल अच्छी तरह समझ लेंगे और उसका जवाब अच्छी तरह बना लेंगे। ले जी, अब तक
आपने जो पढ़ा वो सब कुछ यही था। अब इसमें हमने जो एडिशन करनी है वो इंशाअल्लाह ताला इसके नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।